हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पथ प्रदर्शक की क्विक रिवीजन, जिसमें कि हम लोन के बारे में पढ़ेंगे। यह है क्लास 7 हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा होम लोन। होम लोन किसको क्या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, क्या जॉइंटली होम लोन लिया जा सकता है? यस, होम लोन इंडिविजुअल हो या जॉइंटली दोनों को ही दिया जा सकता है। और कितना नीड बेस्ड, ठीक है, वो तो ये है कि कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, जितनी उसकी ज़रूरत है उतना हो जाता है होम लोन। आगे है रिपेमेंट पीरियड। रिपेमेंट पीरियड कितना है होम लोन के लिए? अगर कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो, ठीक है, तो वो है 30 ईयर, 30 साल। अगर रिपेयर के लिए आप लोन ले रहे हो तो वो है 15 साल रिपेमेंट पीरियड। अब आगे बात करते हैं मोटोरियम पीरियड की। मोटोरियम पीरियड क्या है? एक तो मोटोरियम पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कि जो ब्रोवर है, जिसको पैसा दिया जाता है, लोन दिया जाता है, उसको कुछ टाइम दिया जाता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का, कि जिस टाइम तक उसको किस्त नहीं देनी होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये रहेगा, क्या मोटोरियम पीरियड के जो मोटोरियम पीरियड रहता है उस पर इंटरेस्ट लगता है? यस, इंटरेस्ट लगता है। बस क्या है, उसको ब्रोवर को छूट दी जाती है कि इतने टाइम तक आपने किस्त नहीं भरनी, अपना काम करो, उसके बाद 3, 6, 8 जितने महीने हैं उसके बाद आप ये किस्त भरना शुरू करना। अब मोटोरियम पीरियड क्या है? अगर रेडीमेड हाउस ले रहे हो आप तो वो 3 महीने, अगर रिनोवेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो 6 महीने, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, नया घर बना रहे हो, तो वहाँ पे है 18 महीने। नेक्स्ट हम बात करते हैं PNB जेन नेक्स्ट हाउसिंग। क्वेश्चन बन सकता है जेन नेक्स्ट है जो किससे रिलेटेड है? वो हाउसिंग लोन से रिलेटेड है, ठीक है, और इसमें एज की लिमिट क्या है? 40 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट मैक्स सेवर। मैक्स सेवर भी हाउसिंग लोन से रिलेटेड है। बस आपसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये स्कीम पूछ लेते हैं कि जेन नेक्स्ट किससे रिलेटेड है, मैक्स सेवर किससे रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए जेन नेक्स्ट और मैक्स सेवर है जो हाउसिंग लोन की स्कीम है। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन के टाइप पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि कुछ दे देंगे आपको, सरस्वती उड़ान प्रतिभा कौशल होनहार, कुछ भी कहेंगे कि किससे रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि सरस्वती उड़ान प्रतिभा कौशल होनहार ये एजुकेशन लोन की स्कीम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CGFSEL की फुल फॉर्म क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम एजुकेशन लोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार लोन, ठीक है। कार लोन किसके लिए दिया जा सकता है? न्यू व्हीकल हो या ओल्ड। जो अगर ओल्ड व्हीकल के लिए आप लोन दे रहे हो तो वो क्या है, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और सैलरी कितनी होनी चाहिए कार लोन के लिए? 25,000 मिनिमम। आगे हम बात करते हैं इंस्टा व्हीकल लोन स्कीम, ठीक है। इंस्टा व्हीकल लोन स्कीम है, ये किसके लिए होती है? ये फॉर एग्जिस्टिंग होम लोन, ऐसे बन जाता है क्वेश्चन। इंस्टा व्हीकल लोन स्कीम इज फॉर, ठीक है, ये है एग्जिस्टिंग होम लोन के लिए। आगे है PNB कॉम्बो लोन। PNB कॉम्बो लोन में क्या है? PNB कॉम्बो लोन में हाउसिंग लोन और कार लोन दोनों है। आगे बात करें PNB ग्रीन कार। PNB ग्रीन कार है किससे रिलेटेड? ई व्हीकल से। PNB सारथी है जो किसके लिए? 2 व्हीलर के लिए है। ये व्हीकल लोन स्कीम है, PNB सारथी और 2 व्हीलर से रिलेटेड है। आगे हम बात करते हैं पावर राइट। पावर राइट है किससे रिलेटेड है? ये वुमन के लिए होती है और व्हीकल लोन स्कीम है 2 व्हीलर के लिए। आगे पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में कौन कौन से आते हैं? सहयोग, डिलाइट, आभार। पूछ सकते हैं आपसे सहयोग है किसके लिए है, ठीक है, किससे कौन से लोन से कौन सी स्कीम है, और डिलाइट है, आभार है, तो सहयोग, डिलाइट, आभार ये पर्सनल लोन से रिलेटेड है। PNB बागबान है, ये किससे है? ये रिवर्स मॉर्गेज है इसमें, ठीक है। रिवर्स मॉर्गेज मतलब ये कि प्रॉपर्टी बाद में क्या होता है कि अगर उसकी मतलब जो भी लोन दिया गया है अगर वो उसकी रिकवरी नहीं होती है बैंक को, तो बैंक क्या करता है, या तो उस जो मतलब वो घर था जिसके लिए लोन दिया है उसको बेच के अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं लास्ट में उनकी डेथ के बाद, ठीक है, जो ब्रोवर थे उनकी डेथ के बाद, या फिर ब्रोवर के लीगल हियर आएंगे, वो उस लोन को भरेंगे और उस घर को अपने नाम करवा लेंगे। ऐसे होते हैं रिवर्स मॉर्गेज में। ये किसके लिए होता है? ये सीनियर सिटीजन के लिए होता है, फॉर पर्सन मेडिकल, और मेन क्या है किसके लिए? फॉर पर्सनल यूज़ या फिर मेडिकल एक्सपेंस, ठीक है, ये रहते हैं इसके, इस यूज के लिए होता है PNB बागबान। नेक्स्ट हमारा गोल्ड लोन। गोल्ड लोन में क्या होता है? गोल्ड लोन ये होता है पर्सनल यूज के लिए, और इसमें क्या होता है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हो गए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट भी गोल्ड लोन मिल सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 प्योरिटी सेक्टर। प्योरिटी सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते ही आता है। अब तक तो यही क्वेश्चन आता रहा है कि जैसे कि प्योरिटी सेक्टर में कौन कौन से कैटेगरी हैं, ठीक है।
आप पूछेंगे थोड़ा बहुत ये पूछ सकते हैं कि एग्रीकल्चर है इस, ठीक है, तो इसमें कितना % देना है, ठीक है, ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर का टोटल का। तो प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर कैटेगरी है एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर। इंपॉर्टेंट यही रहते हैं, इनमें से आ जाता है ये एजुकेशन, हाउस और MSME, ठीक है। तो ये वाले आगे पहले वाले इनमें से पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि निम्न में से कौन है जो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट है। आगे हमारा टोटल प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है, बैंकों को कितना प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर कितना मतलब लोन देना है, वो है 40% ऑफ ANBC। ANBC फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एग्रीकल्चर में कितना % जाएगा, एग्रीकल्चर में जाएगा हमारा 18% ऑफ ANBC। आगे हमारा माइक्रो इंटरप्राइजेज, माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए कितना % का टारगेट है, वो है 7.5% का, और वीकर सेक्शन के लिए कितना टारगेट है, वो है 12% का। आगे हम बात करें मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर कौन से होते हैं, वैसे ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, एक स्मॉल फार्मर और एक मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक, ठीक है, लैंड होती है, वो होते हैं मार्जिनल फार्मर। और जिसके पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है और 2 हेक्टेयर तक इतनी लैंड होती है, उनको कहेंगे हम स्मॉल फार्मर। आगे बात करते हैं हम KVI की। KVI की फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन लोन है, प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर जो एजुकेशन लोन है, ठीक है, उसमें कितना % देना है, वो है कितना है, नॉट एक्सीडिंग 20 लाख तक दे सकते हैं एजुकेशन लोन प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर, ठीक है। अगर ये और हाउसिंग लोन की बात करते हैं, अगर प्रायोरिटी सेक्टर में हाउसिंग लोन में कितना लोन दे सकते हैं, वो क्या होता है 45 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा है 45 लाख अगर मेट्रो है सेंटर है, अगर अदर है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 लाख। आगे लोन से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म है। NRLM में ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे NRLM में L स्टैंड फॉर, ठीक है, तो ऐसे ये पूरी फॉर्म्स पूरे का पूरा ही पूछ सकते हैं, बीच में से कोई एक अल्फाबेट की फॉर्म पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, RIDF की फुल फॉर्म है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF। RIDF की फुल फॉर्म है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। आगे हमारा PMEGP है, 2 स्कीम को मर्ज करके बनाया गया है, कौन सी, PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और ये है REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इन दोनों को मिला के बन गया PMEGP। PMEGP फुल फॉर्म पूछ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा DNRLM, DAY की फुल फॉर्म होगी दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM की नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। आगे हम बात करते हैं पंचसूत्रा इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में पंचसूत्रा है एक, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं, इसमें होते हैं 5, कौन कौन से, फर्स्ट एक होता है हमारा रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, एक है रेगुलर सेविंग भी होनी चाहिए, एक है रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, ठीक है, आपस में लेन देन भी होना चाहिए, और नेक्स्ट हमारा रेगुलर रिकवरी भी होनी चाहिए, और लास्ट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट की मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। आगे हमारा CCL की फुल फॉर्म पूछा है, तो वो है हमारा कैश क्रेडिट लिमिट, CCL कैश क्रेडिट लिमिट। ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे CCL में फर्स्ट C स्टैंड फॉर कैश, सेकंड C स्टैंड फॉर क्रेडिट, मतलब आपको पता होना चाहिए। आगे हमारा EDP की फुल फॉर्म क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे हमारा SIDBI की फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट है हमारा CGTMSC की फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। CGTMSC फुल फॉर्म C फॉर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 31, SRMS की फुल फॉर्म स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर।
ये उनके लिए होते हैं स्कैवेंजर्स, इस टाइप के उनके लिए उन कस्टमर के लिए होती है, जैसे कि जो ऐसे काम करते हैं जैसे कि नाली साफ़ करना इस टाइप का, कि उनको उधर से निकाल कर उनको कोई अच्छा काम करने के लिए पैसा देना, इसके लिए स्कीम है सारा MS। नेक्स्ट हमारा नो लोन, ठीक है। क्या बैंक इट्स ओवन शेयर के अगेंस्ट लोन दे सकता है? नहीं, अपने शेयर के अगेंस्ट बैंक लोन नहीं दे सकता। आगे हमारा ODS, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेज। नेक्स्ट हमारा LEI की फुल फॉर्म लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ASM की फुल फॉर्म एजेंसी फॉर स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग। नेक्स्ट हमारा NPA की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। प्रीवियस ईयर एग्जाम में एक बार ये पूछा हुआ था कि NPA में A स्टैंड्स फॉर, ठीक है। अब तो NPA की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आगे हमारा टर्म लोन है, तो इसमें क्या होता है ओवरड्यू एंड टर्म लोन है जो NPA कब हो जाता है? टर्म लोन NPA तब होगा जब क्या वो ओवरड्यू रहेगा, कितना टाइम के लिए? फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। अगर 90 डेज से अधिक टाइम के लिए ओवरड्यू रहता है तो वो NPA हो जाता है। और CC अगर CC में क्या होता है, अगर वह CC अकाउंट है वो क्या होता है आउट ऑफ ऑर्डर रहता है 90 डेज से ज़्यादा टाइम के लिए, तो वो NPA हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा बिल्कुल बेसिक सही आएगा हमारा, ज़्यादा डीप में नहीं पूछेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल सबको पता होना चाहिए कि NPA क्या होता है, थोड़ा सा। NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे कि बैंक ने लोन दे रखा है और उससे क्या होता है फिर इनकम आनी, मतलब इंटरेस्ट आना हमारा बंद हो जाता है, तो इस टाइप के एसेट को हम कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि हमारे इनकम के पर्पज से था एसेट और अब उस एसेट से हमें इनकम नहीं हो रही है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 37, डिटरमाइनेशन ऑफ NPA। तो NPA का डिटरमाइनेशन कब किया जाता है? ब्रोवर वाइज, नोट फैसिलिटी वाइज। क्या होता है कि जैसे एक कस्टमर के हैं बैंक में 2-3 अकाउंट हो गए, ठीक है। एक हो गया कार लोन हो गया, एक एजुकेशन लोन हो गया। तो क्या होता है कि कार लोन तो उसका अच्छा चल रहा है, एजुकेशन लोन में वो डिफॉल्ट कर रहा है, ठीक है ना, उसमें किस्त नहीं आ रही है। तो आप ये नहीं देखोगे फैसिलिटी वाइज कि हाँ ये भी कार लोन में वो NPA नहीं है, वो तो एक NPA हो गया तो वो सारे ब्रोवर वाइज माने जाएंगे। तो एक ही कस्टमर के दोनों अकाउंट है ना, अगर एक ही भी अकाउंट NPA होता है तो उस कस्टमर वाइज ब्रोवर वाइज माना जाता है NPA। क्वेश्चन ये बन सकता है कि NPA डिटरमिनेशन बेस्ड ऑन, ठीक है, कि NPA का किसी भी अकाउंट को NPA डिटरमाइन किया जाता है तो किस बेस पर वो होता है? ब्रोवर वाइज। वहाँ पे दे सकते हैं आपको ब्रोवर वाइज, फैसिलिटी वाइज, है ना, तो आपको ध्यान रखना कि ब्रोवर वाइज। आगे हमारा नेक्स्ट KCC में NPA। KCC में NPA कब हो जाता है? इफ़ देयर आर नो क्रेडिट इन अकाउंट कंटिन्यूसली फॉर 2 क्रॉप सीजन। एक KCC अकाउंट है, अगर उसमें अगर लॉन्ग क्रॉप सीजन, ठीक है, सीजन है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अगर एक क्रॉप सीजन के अंदर अगर कोई पेमेंट नहीं आती है अकाउंट में, ठीक है, तो वो NPA हो जाता है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है, मतलब 2 क्रॉप सीजन है, तो वहाँ पे क्या है शॉर्ट, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक साल में 2 फसलें होती हैं, तो वहाँ पे क्या है कि 2 फसल के टाइम अगर उसमें कुछ क्रेडिट नहीं होता अकाउंट में तो NPA हो जाता है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म है, ठीक है, मतलब एक साल में एक ही फसल होती है, जैसे कि गन्ना हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है अगर एक क्रॉप सीजन के अंदर अगर पेमेंट नहीं आती तो वो KCC है जो हमारा NPA हो जाता है। आगे NPA को कितने में, ये इसमें SMA 0 में इनमें डिवाइड किया गया है, SMA 0, SMA 1, SMA 2, ठीक है। SMA 0 में कब होता है? इरेगुलरिटी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अप टू 30 डेज। अगर किसी अकाउंट में प्रिंसिपल मतलब कि उसकी अमाउंट जो दी थी या फिर कुछ भी इंटरेस्ट अगर उसमें 30 दिन तक नहीं क्रेडिट होता तो उसको SMA 0 में डिफाइन कर दिया जाता है, SMA 0 कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अगर क्या होता है वही अगर फिर भी 31 दिन से 60 दिन तक और नहीं आता, उसमें ना कोई इंटरेस्ट आता ना कोई प्रिंसिपल जमा होता अकाउंट में, तो वो SMA 1 कैटेगरी में आ जाता है। अगर उसमें फिर 61 से 90 डेज तक और नहीं आता कुछ तो वो क्या है SMA 2 कैटेगरी में आ जाता है। इसके बाद अगर 90 डेज तक भी उसमें कुछ नहीं आता तो वो NPA में डाल दिया जाता है अकाउंट। आगे सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट में कब आ जाता है कोई भी अकाउंट? तो आ जाता है जब रिमेन NPA
जब देखो 90 दिन के बाद वो एनपीए बन जाता है। अब एनपीए बनने के बाद, ठीक है, एनपीए में अगर वो 12 महीने तक रहता है या इससे कम टाइम तक रहता है तो उसको सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। अब एनपीए के बाद वो वही अकाउंट जब एनपीए हो जाता है, एनपीए के बाद फिर बन जाता है वो सब स्टैंडर्ड एसेट, जब वो उसमें एनपीए में 12 महीने से कम रहता है। ठीक है, 12 महीने के बाद फिर वो इसके बाद फिर वो डाउटफुल कैटेगरी में आ जाता है। डाउटफुल स्टैंडर्ड एसेट, सॉरी डाउटफुल एसेट बन जाता है। इसमें क्या है, जब रिमेन इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर 12 मंथ, जब सब देखो एनपीए के बाद सब स्टैंडर्ड में आ गया, अब सब स्टैंडर्ड में अगर वो 12 महीने तक रह लेता है केसीसी, ठीक है, केसीसी मतलब कोई अकाउंट है, तो वो डाउटफुल कैटेगरी में आ जाता है, डाउटफुल एसेट में। अब डाउटफुल की 3 कैटेगरी हैं, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। डाउटफुल 1 क्या है, अगर यहाँ पर रिमेन इन डाउटफुल कैटेगरी अप टू 1 ईयर, अब क्या है, वही अकाउंट डाउटफुल के में आ जाता है। डाउटफुल 1 कब तक रहता है, 1 साल तक रहता है। 1 साल के बाद वो फिर आगे 1 साल से 3 साल तक कहाँ पे रहता है, डाउटफुल 2 कैटेगरी में। अगर 3 साल के बाद आगे 3 साल से आगे जितना भी टाइम है, ठीक है, 3 से ज़्यादा है, चाहे वो 10 साल रहे, चाहे जितना टाइम रहे, वो रहेगा डाउटफुल 3 कैटेगरी में। इसके बाद डाउटफुल 3 के बाद जो भी कैटेगरी आएगी उसको कहेंगे लॉस एसेट। इसमें मान लिया जाता है कि अब इस एसेट से मतलब रिकवरी नहीं होने वाली है, तो उसको कहेंगे हम लॉस एसेट। मान लेते हैं कि इस लॉस एसेट में कि 100% लॉस हो गया है। आगे हम बात करें स्टेट अवे डाउटफुल। स्टेट अवे डाउटफुल कब कहते हैं, किसको कहते हैं, जबकि हमने लोन दे रखा है उसकी अगेंस्ट सिक्योरिटी थी, जो वो कितनी है, अगर 50% से लेस है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटी ले रखी है हमने वो 50% से कम है, तो उसको कहेंगे हम स्टेट अवे डाउटफुल। अगर स्टेट अवे लॉस कब कहेंगे, जब जो सिक्योरिटी थी लोन के अगेंस्ट वो कितनी है, 10% से कम है, तो उसको स्टेट अवे लॉस मान लिया जाता है। बिल्कुल बेसिक से हैं ये, ठीक है। आगे हमारा प्रोविजनिंग क्या होती है, जब हम कोई लोन देते हैं उससे हमें कोई प्रॉफिट होता है, तो फिर क्या होता है, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हम एक साइड रख लेते हैं। ये मान लेते हैं प्रोविजनिंग। ऐसा मान सकते हैं कि अगर कोई किस्त इसकी न आई है ना, आगे कोई नहीं भी आ सकते हैं ना किस्त, इसलिए कि लॉस ना हो जाए, ठीक है, उससे इसके लिए हम क्या है, कुछ प्रोविजनिंग रख लेते हैं। आगे देखिए प्रोविजनिंग कैसे रखी जाती है, किस एसेट के अगेंस्ट कितनी। प्रोविजनिंग ऑन सब स्टैंडर्ड एसेट, अगर सब स्टैंडर्ड एसेट है तो इसमें प्रोविजनिंग कितना रखा जाता है। अगर हम प्रोविजनिंग नहीं रखते, देखो मान लो हमने लोन दिया है, अब बैंक ने कहा है कि पहले इतनी प्रोविजनिंग रखनी है, जैसे पहले 10% रखने, फिर 20%, फिर ये तो नहीं होता कि हम जैसे लोन दे दिया हमने, केसीसी दे दिया, हम 2 साल तक वेट करेंगे, कुछ नहीं आ रहा है, 2 साल तक के बाद फिर उसको लॉस में कर देंगे कि टोटल लॉस हो गया, ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे कुछ मतलब कि कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, उनकी प्रोविजनिंग रख के कि इतना % रख लेते हैं, इतना % धीरे धीरे कम करते जाते हैं, कि जैसे 100 रुपये थे, इसमें से अब 10 रुपये का लॉस हो गया, अब 90 रुपये की रिकवरी होनी है, मतलब हमें बैलेंस शीट में भी दिखानी होती है ये। चलो हमसे इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, हमसे सिर्फ बेसिक से ही पूछा जाएगा। प्रोविजनिंग ऑन सब स्टैंडर्ड एसेट है, सब स्टैंडर्ड एसेट पे प्रोविजनिंग कितनी होती है। अगर सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का एसेट है, ठीक है, अगर सिक्योर्ड है, ठीक है, तो उसमें 15% प्रोविजनिंग रखनी है। अगर अनसिक्योर्ड है तो उसमें 25% रखनी है, ठीक है। 15 और 25 सब स्टैंडर्ड एसेट में प्रोविजनिंग ऑन सब स्टैंडर्ड एसेट वो है 15% और 25%। कम रखेंगे क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योर्ड है वो। अगर ज़्यादा रखेंगे क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है। इसके बाद बात करते हैं प्रोविजनिंग ऑन डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट है, इसकी 3 कैटेगरी, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3, ठीक है। तो तीनों कैटेगरी में क्या है, आप ये मान लो कि डाउटफुल 1 में कितना है, 25%। अगर सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड की बात हो रही है ये, डाउटफुल 1 में सिक्योर्ड है 25%, ठीक है। अगर डाउटफुल 2 में सिक्योर्ड है तो 40%। अब डाउटफुल 3 की बात करते हैं। डाउटफुल 3 में तो ये मान लिया जाता है कि लॉस ही हो गया है, तभी तो जाता है ना अकाउंट इतने टाइम के तक अगर कोई किस्त कोई कुछ नहीं आ रहा है तो समझा ही जाता है कि लॉस हो गया। तो डाउटफुल 3 में तो 100% ही मान लिया जाएगा, 100% प्रोविजनिंग, ठीक है। और जो ये डाउटफुल 1 और डाउटफुल 2 है ना, इनमें अगर अनसिक्योर्ड पोर्शन है, ठीक है, अनसिक्योर्ड है दोनों में, या फिर डाउटफुल 3 उसमें सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड, इसकी कोई बात नहीं है। डाउटफुल 3 तो कंप्लीट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों ही, और डाउटफुल 1 और 2 के सिर्फ अनसिक्योर्ड, ठीक है। सिक्योर्ड में तो बता ही रखा 25%, 1 में और 2 में 40%। अब डाउटफुल 3
और डाउटफुल 1 और 2 के अनसेक्योर्ड पोर्शन, इनमें 100% प्रोविजनिंग होगी। आगे पी ऑन लॉस एसेट, प्रोविजनिंग ऑन लॉस एसेट, लॉस एसेट पे भी ठीक है। ठीक, जब ये डाउटफुल 3 में ही हमारा 100% है तो इसके बाद ही तो आएगा ना लॉस एसेट, ठीक है। तो लॉस में तो 100% होगी ही प्रोविजनिंग। आगे बात करते हैं हम ओटीएस की। ओटीएस की फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम सेटलमेंट। आगे बात करते हैं एवरी अवार्ड ऑफ द लोक अदालत इज डीम्ड, ठीक है। क्या समझा जाएगा? लोक अदालत के अवार्ड को समझा जाएगा क्या? ए डिक्री ऑफ ए सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट के आदेश के बराबर, और जिसके अगेंस्ट कोई सुनवाई नहीं होगी। किसके? अवार्ड ऑफ द लोक अदालत। अपनी सहमति से कस्टमर और बैंक अपनी सहमति से लोक अदालत में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर वो दोनों उस मतलब लोक अदालत कोई फैसला करती है और ये उनको मान लेते हैं तो उसके अगेंस्ट आगे कोई अपील नहीं होगी। आगे एनपी अकाउंट अप टू 20 लाख। तो लोक अदालत में किस टाइप के केस जाएंगे? वो होने क्या है? एक तो अकाउंट है जो एनपीए होना चाहिए, ठीक है। और क्या है? एक कितने अमाउंट को चाहिए? 20 लाख तक का, 20 लाख का एनपीए अकाउंट वो लोक अदालत में जा सकते हैं। इसके बाद अगर लोक अदालत के फैसले से भी वो मतलब सहमत नहीं होते, लोक अदालत जो फैसला करती है उससे बैंक और कस्टमर एग्री नहीं है, तो क्या है? तो फिर उसके बाद वो डीआरटी में जा सकते हैं। अब 20 लाख तक का है लोक अदालत में और 20 लाख से ऊपर का क्या है? डीआरटी, वो डीआरटी में जाएगा। और कब तक? जब उसके फैसले लोक अदालत का में गए हैं, उसने फैसला सुनाया, उन्होंने नहीं माना, तो उसके बाद 30 दिन के अंदर वो डीआरटी में जा सकते हैं। आगे हमारा डीआरटी, डीआरटी फुल फॉर्म क्या है? डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डीआरटी कितनी है अभी 39 है और डीआरएटी कितनी है? 5 है। अगर डीआरटी का फैसला भी मंजूर नहीं है तो क्या है? इसके जो भी उसने फैसला सुनाया इसके बाद 30 दिनों के अंदर आप डीआरएटी में जा सकते हो। डीआरटी की फुल फॉर्म है डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लोन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पथ प्रदर्शक में दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।